हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ब्रांच अकाउंट में जो मैंने होमवर्क दिया था आपको स्टडी मटेरियल का, उसमें 13th नंबर क्वेश्चन में लगभग सभी को डाउट आया, कॉमन डाउट है। तो मैं पूरा क्वेश्चन 13th करवा देता हूं आपको। स्टडी मटेरियल में आप आए पेज नंबर 13.51 पर, ठीक है। 13.50 से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 30। पढ़ के देखें, वैसे तो पढ़ा हुआ होगा आपने, थोड़ा स्पीड से पढ़ देता हूं मैं। केपी मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ गुड्स विच इज सेल टू होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। यानी हेड ऑफिस से भी गुड्स सेल होता है, किसको? होलसेल कस्टमर्स को। तो यहां से हेड ऑफिस से जब गुड्स सेल होता है वो भी होलसेल कस्टमर को होता है, ठीक। एचओ गुड्स खुद भी सेल करती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच भी करती है। इस लाइन से क्लियर हो गई ना बात। वरना जनरली ऐसा भी होता था कि एचओ खुद कुछ नहीं बेचती। एक क्वेश्चन किया था वरना 7th 8th। तो एचओ खुद गुड्स नहीं बेचती है, एचओ से गुड्स सेंड करती ब्रांच को और ब्रांच बेचती। तो ऐसी कंडीशन में एचओ में सेल नहीं आई थी उस क्वेश्चन में, ब्रांच में सेल थी, एचओ में सेल नहीं थी। लेकिन यहां तो लिखा हुआ है कि सेल टू होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम इट्स एचओ। इन एडिशन एचओ ट्रांसफर गुड्स टू न्यूली ओपन ब्रांच एट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। दोनों बात। इसका मतलब यहां से हम, यहां हेड ऑफिस से गुड्स सेल भी होता है, सेल टू होलसेलर, ठीक है। और ये गुड्स सेंड भी करते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच को भी गुड्स भेजते हैं, लेकिन किस पर भेजते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में अकाउंटिंग अलग अलग मांगे करते हैं। मैं बार बार पिछले वीडियो में भी कहा कि अगर एचओ 100 रुपए की चीज 115 में देगा तो ब्रांच कितने में रिकॉर्ड करेगा? 115 में रिकॉर्ड करेगा। मैं किसी से गुड्स लेके आया 115 में, तो मेरे लिए तो 115 का हुआ ना, तो 115 में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। किसी की सेलिंग प्राइस आपके लिए क्या हो जाती है? कॉस्ट प्राइस। तो उसकी सेलिंग प्राइस आपके लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। तो ये 115 रुपए यहां पर परचेज हो जाएगी। एक बात समझना, यानी इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस बन गई आपकी। मेरे पास जगह कम है, इसलिए बैलेंस शीट में बाद में बताता हूं आपको, यहां मैं वर्किंग कर देता हूं। तो इनवाइस प्राइस जो है इस क्वेश्चन में, वर्किंग नोट, इनवाइस प्राइस जो है वो हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। आगे चलते हैं, फिर आगे लिखा हुआ है द ब्रांच देन सेल दिस गुड्स टू जनरल पब्लिक ऑन कैश बेसिस ओनली। इसका मतलब ब्रांच में डेटर्स नहीं होंगे। सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव अ फैक्ट्री प्रॉफिट विच इज 30% ऑफ सेल। होलसेल कस्टमर को जो मिलता है, बेचते हैं ये, इस पर प्रॉफिट क्या? इसका मतलब ये हुआ कि एचओ अर्न प्रॉफिट 30% ऑन सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू। तो एचओ जो होलसेलर को माल बेचता है उस पर कितना प्रॉफिट कमाता है? क्लियर लिखा 30%, ठीक। The selling price to general public is designed to give a gross margin 30% of sale value। ग्रॉस मार्जिन जनरल पब्लिक को जो बेचता है। और क्या लिखा ब्रैकेट में? सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। तो एचओ का प्रॉफिट कितना हुआ? 30% ऑन सेल, क्योंकि एचओ किसको बेचता है? होलसेलर्स को। और ब्रांच का प्रॉफिट क्या हुआ? ब्रांच प्रॉफिट ऑन सेल टू जनरल पब्लिक। ब्रांच किसको बेचती है? जनरल पब्लिक को बेचती है। तो यहां प्रॉफिट कितने दिया? 30% ऑन सेल। यहां भी सेम वही दिया, सेल वैल्यू का 30%, क्लियर। लेकिन यहां प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? यहां प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ, एचओ से जो गुड्स आता है वो इसके लिए तो 115 का है ना, और 115 का गुड्स ये बेचते हैं। तो यहां प्रॉफिट का मतलब उन्होंने समझा दिया कि सेलिंग प्राइस माइनस
इनवाइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं। यानी 115 रुपए में यहां से ये गुड्स 115 में गुड्स सेंड करता है, इसके लिए हो जाएगा गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में यही तो होता है, इसलिए तो मैंने कहा इंडिपेंडेंट ब्रांच में आपको बीच में कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, आखिरी में जाके और आप स्टॉक रिजर्व हो तो निकाल देंगे बस। बाकी आपका क्वेश्चन अगर इस तरीके से लिखा है, क्लियर लिखा हुआ है, तो अब मैं इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करके क्यों लिखूंगा? इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 115 में इन्होंने दिया, उसने 115 में लिया, बात खत्म। वो 115 उसके लिए कॉस्ट हो गई। अब 115 की चीज को कितने में बेचेगा? तो जो भी बेचेगा सेलिंग प्राइस। तो ये कह रहे हैं कि इस मार्जिन का मतलब समझा रहे हैं कि सेलिंग, इस मार्जिन का मतलब है ये माइनस ये, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 30% ऑन सेल वैल्यू, इसका 30% आ जाएगा। ये कहना चाहते हैं। तो ये लाइन नहीं भी समझ में आती तो भी अंडरस्टूड था, ऐसे ही तो है। दोनों कितना कमाते हैं प्रॉफिट? 30% ऑन सेल, 30 ऑन सेल। ये अपने सेल पे 30, ये अपने सेल पे 30%। वो लाइन सिर्फ ब्रैकेट वाली इसलिए लिख दी ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो जाओ। आप कहीं ऐसा ना कर लो कि ये जो गुड्स से इनवाइस प्राइस, इसको आप कॉस्ट में कन्वर्ट कर लो। अगर इसको आप कॉस्ट में कन्वर्ट कर लोगे 100 रुपए में, तो फिर आपका प्रॉफिट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस प्रॉफिट का मतलब ये माइनस ये, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। KP operate from rented premises and lease all other type of assets. The rent and hire charges for these are included in the overheads. ठीक है, तो लीज असेट्स से जो लीज रेंट वगैरह सब ओवरहेड में इंक्लूड है, हमको अलग से कुछ नहीं करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ईयर एंडेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच का, एचओ का और एंटायर बिजनेस का। 3 पूछे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा करो। तो एचओ का बनाया मैंने, ब्रांच का बनाया, तीसरा कॉलम एक और आप बना लेना। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं बनाया, वो टोटल का कॉलम हो जाए। इन दोनों का टोटल लगा लगा के लिख दोगे तो वो एंटायर बिजनेस का हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो 3 कॉलम बना लेना। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो एंटायर बिजनेस की एक बनेगी, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। पहले ये क्लियर कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेंगे। अब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या एडजस्टमेंट है वो भी देख लेता हूं मैं। ऑन 28 December द ब्रांच remit 1500 टू HO एंड दिस हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द HO बुक्स। बहुत बार बता दी मैंने, इसकी क्या हो जाएगी एंट्री? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड। क्या हो जाएगी? कैश इन ट्रांजिट। एचओ अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर लेगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेटेड टू ब्रांच अकाउंट। और एक और है, ऑल्सो द सेम डेट द एचओ डिस्पैच गुड्स टू ब्रांच इनवाइस 1500 एंड दिस टू हैव नॉट येट बीन एंटर्ड इन द ब्रांच बुक्स। इट इज कंपनीज पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम्स इन ट्रांजिट इन बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। मैंने भी आपको बताया कि जब भी इस तरह की कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी तो आप किसकी बुक्स में करोगे? जिसको मिलने वाला है ना। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो एचओ की बुक्स में, इन एचओ ब्रांच अकाउंट बनेगा और इन ब्रांच बुक्स एचओ अकाउंट बनेगा। ये बताया था मैंने आपको। यहां पर इनका ओपनिंग बैलेंसेस ऊपर दिए हुए होंगे, देखो आप दोनों के एक दूसरे की बुक्स में। इंटर यूनिट अकाउंट 5000 2000 प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड रेंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, अलग से अकाउंट दिया इस बार, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। तो ठीक है, 1500 रुपए का एडजस्टमेंट इस बार इन अकाउंट में ना होते हुए किस अकाउंट में हो जाएगा? दोनों की बुक्स में एक एक अकाउंट अलग से खुले हुए हैं और यही दिख रहा है अंतर। एक केस में 46,000 दिख रहा है, एक में 44,500 दिख रहा है। तो 44,500 वाला 1500 रुपए की एंट्री और कर देगा तो 46 बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैश इन ट्रांजिट की एंट्री हम अलग से कर लेंगे। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट एचओ ऑन 31st March वाज वैल्यूड एट 2,300। क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का। यू आर रिक्वायर्ड टू you are advised that there was no stock loss incurred at HO or at branch। दोनों में कोई स्टॉक लॉस नहीं आएगा, कंफर्म कर दिया। It is KP's practice to value finished goods stock at head office at factory cost। तो HO में जो स्टॉक आएगा वो कौन सी कॉस्ट पे आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट पे। एंड देयर वर नो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, WIP नहीं है। ब्रांच एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू बोनस 156 अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट। तो बोनस के लिए हम एंट्री कर देंगे
बोनस पीएनएल में डेबिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बैलेंस शीट में आ जाएगी। ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम तो एडजस्टमेंट रहेगा ना, तो जितने भी ट्रायल बैलेंस के बाहर के हैं उन सबको एडजस्टमेंट करना है। अब क्वेश्चन पढ़ के एक बात समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया सेकंड पॉइंट में, फिनिश गुड्स का दिया नहीं, डब्ल्यूआईपी का नहीं है ये बता दिया, तो रॉ मटेरियल का दिया है, डब्ल्यूआईपी का नील हो जाएगा, लेकिन फिनिश गुड्स का तो होगा ना। और ये लिख भी दिया उन्होंने थर्ड पॉइंट में, थर्ड के सेकंड बुलेट में, कि इट इज केपिस प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश्ड गुड्स एट एचओ एट फैक्ट्री कॉस्ट। यानी इन्होंने कहा यहां स्टॉक जरूर होगा, कितना होगा आप निकालो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फटाफट से हम ट्रायल बैलेंस के आइटम लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आप थोड़ा स्पीड से करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज 35,000। वर्किंग नोट नंबर 2, रॉ मटेरियल परचेज 35,000 पे 30,000 रुपए। डायरेक्ट वेजेस 1,08,500 रुपए। डायरेक्ट वेजेस 1,08,500 रुपए। तो ये वेजेस हो जाएगी यहां पर 1,08,500 रुपए। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में हमेशा कहा आप ट्रायल बैलेंस की सीक्वेंस में चलो, जो जहां आना पहले लिखो फिर देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 39,000। फैक्ट्री ओवरहेड भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं 39,000। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीन ही तो मेन एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1800, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 1800 है। ठीक है, और परचेज इतना किया तो 36,800 हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दिया था हमें, कितना दिया था 2,300। एक बार यहां एंट्री हो जाएगी 2,300 की, वो एडजस्टमेंट से उठाया, तो दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में लिख दो आप स्टॉक। ये हो जाएगा आपका कितना 34,500 रुपए। ठीक है, 34,500 रुपए। ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकल आया ये कंजम्पशन। तो मैं अलग अलग लिखता है तो भी इफेक्ट आता, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिख देता, क्लोजिंग क्रेडिट में लिख देता, परचेज डेबिट में, तो भी इफेक्ट आता। बट रॉ मटेरियल जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होती है उसको कंजम्पशन में लिखना चाहिए। तो हम यहां लिख देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम 34,500। तो रॉ मटेरियल तो इसमें आ गया आपका। ठीक है, और क्या है इसके अलावा। अब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो अलग से लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो कितना है 13,000 और 9,200। 13,000 और 9,200। तो फिनिश गुड्स का अलग और रॉ मटेरियल का इस तरीके से लिख दिया मैंने। क्लियर बात आपकी यहां तक की। चलिए आगे चलते हैं, ट्रायल बैलेंस की सीक्वेंस नहीं छोड़ेंगे। फिर आपका डेटर्स आप लिख दो बैलेंस शीट में, कैश आप लिख दो बैलेंस शीट में। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी 13,900, पीएनएल अकाउंट में लिख देता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी 13,900। कोई एडजस्टमेंट नहीं, अगर आउटस्टैंडिंग होता, प्रीपेड होता तो वो लिखते। ट्रेडिंग पीएनएल वैसे ही बनाना जैसे हम आज तक बनाते आए। सेल्समैन सैलरी 22,500 और 6,200। फिर क्या है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स 12,500, 2,300। अदर सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इंटर यूनिट अकाउंट अभी हम छोड़ देते हैं, इसको समझना है हमें। कैपिटल 50,000 बैलेंस शीट में लिख दो आप। क्रेडिटर्स 13,000 बैलेंस शीट में लिख दें आप। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक 1,200 रुपए। प्रोविजन इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है। क्या ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, या तो हम इसको जनरल पीएनएल के क्रेडिट में लिखते हैं या ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आप चाहें तो यहां पर, ये भी एक तरीके से, ये तो पीएनएल अकाउंट ही तो है, हम चाहे तो इन दोनों का प्रॉफिट ले जाएं जनरल पीएनएल में और वहां स्टॉक रिजर्व की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है ना, वहां पर भी आप स्टॉक रिजर्व की एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और नहीं तो आप यहां पर भी कर सकते हो।
यहां पर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये एचओ के क्रेडिट में लिख देता हूं मैं। एचओ के क्रेडिट में क्यों? क्योंकि ब्रांच तो नहीं लिखता, ब्रांच तो अपनी पूरी अकाउंटिंग, ब्रांच अपने बुक्स में से प्रॉफिट अलग नहीं हटाता है। ब्रांच को तो गुड्स 100 रुपए का गुड्स 115 में आया तो 115 में, उसे तो पता भी नहीं कि 100 का है, उसे तो 115 ही कॉस्ट है, तो वो एलिमिनेट कैसे करेगा? जब एचओ कंसोलिडेशन करता है, जब एचओ के पास जाता है तो एचओ बनाता है, इसलिए या तो आप इसको जनरल पीएनएल में बनाएंगे या फिर एचओ वाले कॉलम में बनाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व अपना कितना है क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हो गया 1200 रुपए, 1200, ये मैंने क्रेडिट में लिख दिया ओपनिंग। क्लोजिंग वाला किधर आएगा? क्लोजिंग वाला तो डेबिट में लिख दूं, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहां आ जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल में उन्होंने नेट करके लिखा है दोनों का, इसलिए आपको वहां 47 नजर आ रहा है, तो 47 इसलिए क्योंकि उन्होंने नेट किया है। हम अलग अलग लिखेंगे, क्लोजिंग का अलग, ओपनिंग का अलग लिखेंगे, क्लोजिंग का अलग लिखेंगे। ये ट्रायल बैलेंस के आइटम इसलिए एक बार आएगी, और ये एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट, एक बार यहां आएगा और एक बार बैलेंस शीट जब बनाएंगे वहां से ये स्टॉक रिजर्व माइनस होगा। फिर आगे चलते हैं, सेल्स 2 लाख रुपए इसकी, और ये सेल्स इसकी कितने? 65,200, ठीक है। ये होलसेलर को बेचता है, ये पब्लिक को बेचता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच ये कितना बता रहे हैं? 46,000 बता रहे हैं, तो इनको मिलना भी कितना चाहिए? 46,000, जबकि इनकी बुक्स में डेबिट कितना है? इनकी बुक्स में डेबिट 44,500 है, तो इस 44,500 में अपन वो इन ट्रांजिट की एंट्री की ना, वो प्लस हो गई, ठीक है, वो प्लस हो गई इन ट्रांजिट की एंट्री। किसकी बुक्स में? ब्रांच की बुक्स में। क्लियर है यहां तक? इसका जरा एंट्री बताता हूं मैं आपको। इसमें 44,500 तो ये जो दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के ये हैं, तो ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार, और इसमें जो 1,500 रुपए अलग से लिखे हैं मैंने, ये तो है जो 44,500 प्लस 1,500, ये फिगर क्या है? ये फिगर है 44,500 प्लस 1,500। 1,500 क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट। तो इस गुड्स इन ट्रांजिट की जनरल एंट्री क्या हुई होगी? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री की होगी। किसने की होगी एंट्री? ये एंट्री ब्रांच ने की होगी। तो एचओ ने तो अपने बुक्स में एंट्री कर दी जो गुड्स भेजा होगा, बट उनको मिला नहीं था इसलिए उन्होंने एंट्री नहीं की थी, तो अब उनकी बुक्स में भी एंट्री कर दी हमने। फिर आगे चलते हैं, ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। अब ट्रायल बैलेंस एक ही छोड़ी थी मैंने, वो इंटर यूनिट। इंटर यूनिट का मतलब ये था कि एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट। एक और था इसमें नीचे एडजस्टमेंट, कैश इन ट्रांजिट। कितने रुपए का? 1,500 रुपए का कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट की एंट्री क्या है? कैश इन ट्रांजिट की एंट्री होगी कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच। ये एंट्री कौन करता है? ये एंट्री एचओ की बुक्स में होती है, और ये एंट्री किसकी बुक्स में होती है? ब्रांच बुक्स में होती है। तो ब्रांच अपनी बुक्स में एचओ की एंट्री करता है और एचओ अपनी बुक्स में ब्रांच की एंट्री कर देता है, ये अंतर है। अब आप ध्यान से देखो तो इनके डबल इफेक्ट, तो गुड्स इन ट्रांजिट 1,500 रुपए तो मैंने यहां लिख दिया, ये इसका डबल इफेक्ट, एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट कहां दे दूं मैं? एचओ के अकाउंट पे। तो ऊपर चले आप, इंटर यूनिट ट्रांसफर हमने छोड़ रखा था, इंटर यूनिट बैलेंस कितना था? एचओ की बुक्स में 5,000 डेबिट बैलेंस था। कितना था? 5,000 डेबिट बैलेंस एचओ की बुक्स में। और ब्रांच की बुक्स में क्या था? ब्रांच की बुक्स में 2,000 क्रेडिट था। तो ब्रांच की बुक्स में 2,000 क्रेडिट था और 1,500 रुपए और क्रेडिट हो गए, तो इसका डिफेक्ट देता हूं तो ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट 2,000 प्लस ये 3,500 का बैलेंस हो गया। आप इसकी लेजर बना के देख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे पास जगह कम है और फटाफट समझाना है ये, क्योंकि डाउट वाला क्वेश्चन है, तो मैं बोल रहा हूं आपको लेजर बनाना बहुत बार समझा चुका हूं, इससे भी टफ एडजस्टमेंट हमने समझे हैं तो बहुत इजी है। तो ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट बना लेना, वहां ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा आपका 2,000 प्लस 1,500 हो जाएंगे, 3,500 हो जाएंगे। एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बना लेना, वहां ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कितना आपका? 5,000 डेबिट, 5,000 डेबिट वो, और 1,500 रुपए ये और डेबिट, सॉरी क्रेडिट। तो अब वहां पर 5,000 डेबिट था और 1,500 क्रेडिट,
तो अल्टीमेट वहां पर भी बैलेंस क्या आ गया 3,500। इसका मतलब आप ट्रायल बैलेंस में जो आपको एक तरफ 5 दिख रहा है एक तरफ 2 दिख रहा है वो दोनों तरफ क्या क्या हो गया 3.5 हो गया तो क्रॉस हो जाएगा, नहीं बैलेंस शीट में वो नहीं है। यही तो रहता है जब भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होते हैं एक दूसरे की बुक्स में तो उसका ऐसे एडजस्टमेंट होता है। अब किस किस के डबल इफेक्ट हो गए, इसका डबल इफेक्ट हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट लिख दिया, एचओ का डबल इफेक्ट हो गया, 1500 रुपए इसका इफेक्ट इस अकाउंट में आ गया, ठीक है, इसका भी इफेक्ट हो गया। ये कैश इन ट्रांजिट बचा है तो इसको आप लिख दो तुरंत बैलेंस शीट में, ये हो गए चारों के डबल इफेक्ट हो गए। क्लियर बात? तो मेरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट, अब मेरी एक भी आइटम पेंडिंग नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 1 मेरा कंप्लीट है। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक बार मैंने यहां लिखा, एक बार आप बैलेंस शीट में लिख दें, ये भी कंप्लीट है। थर्ड नंबर पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि लॉसेस कुछ भी नहीं है, स्टॉक लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई WIP भी नहीं है इनके पास। और लास्ट एक एडजस्टमेंट 4th नंबर लिखा हुआ है, एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू बोनस 156, तो 156 का बोनस ब्रांच एम्प्लॉइज को, तो ये बोनस अकाउंट, लेकिन ये बोनस अभी दिया नहीं है, बैलेंस शीट से ट्रायल बैलेंस से बाहर है, मींस आउटस्टैंडिंग। एक बार आप और लिख दो इसको, कहां, बैलेंस शीट में लिख दो, लायबिलिटी साइड। तो मेरी तरफ से आपके ये सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट है। अब हम करते हैं वही सिंगल एंट्री स्टाइल में, ऐसे ही तो करते थे, पहले ट्रायल बैलेंस लिखते थे फिर नीचे के एडजस्टमेंट करते थे, मैंने भी यही किया आपके सामने। अब मेरे इसमें क्वेश्चन में क्या गायब है, तो भाई इसमें क्वेश्चन में गायब है, सबसे मेन चीज गायब है और वो है क्लोजिंग स्टॉक गायब है और ग्रॉस प्रॉफिट। इधर से क्लोजिंग स्टॉक गायब है और उस तरफ से ग्रॉस प्रॉफिट गायब है। क्या मैं प्रॉफिट ला सकता हूं? जीपी गायब है, तो यस मैं प्रॉफिट ला सकता हूं। प्रॉफिट के लिए क्लियर कहा था, एचओ अर्न प्रॉफिट होलसेलर से 30% ऑन सेल, तो इसकी सेल का 30% यहां लिख दो, ये तो कहा है। ब्रांच अर्न प्रॉफिट ऑन सेल इन जनरल टू जनरल पब्लिक 30% ऑन सेल, ये अपनी सेल का 30% कमाता है, ठीक है। और इसके प्रॉफिट के वहां क्या लिखा था ग्रॉस मार्जिन में, सेल माइनस गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये चाहे इनवाइस प्राइस पर है, यानी ये 100 की चीज 15 रुपए जोड़ के 115 पर है। अब 115 की कितने विषय, तो आपको उससे मतलब नहीं है ना, उन्होंने तो लिख दिया था क्लियर करने के लिए, तो नहीं भी लिखते तो भी ऐसे ही होता कि गुड्स जितने में आया उतने में लिखा और इतने में बेचा। हम तो इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप ब्रांच हो, आपको क्या पता कि गुड्स 46,000 का है तो ये कौन सी प्राइस पे, आपको क्या पता? आपको तो 46,000 में कोई गुड्स लेके आया मैं, अब सामने वाले ने इसमें 15% कमाए कि 20, मुझे क्या मतलब, मेरे लिए तो 46,000 कॉस्ट हो गई ना, 46,000 कॉस्ट हो गई और इसमें बेच दिया मैंने, इसलिए वहां ऐसा लिखा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम हेड जो और माइनस। तो अब आपका इसका 30% निकालते हैं, 65,200 का 30%, 19,560, ये 30% हो गया, किसका 30% हो गया, ये 65,000 का, ठीक है ना, यहां लिख के रख लेना। तो ये हो गया आपका 30% 65,200 का, और ये 30% हो गया 2 लाख का, है ना। अब एक बात और ध्यान से, क्या इन्होंने प्रॉफिट सिर्फ इस पे कमाया कि इस पे भी कमाया? तो बस इतना सा सोच के देखो आप कि इसमें भी प्रॉफिट था तो इसका प्रॉफिट तो 30% हो गया, तो क्लियर लिखा था होलसेलर्स के लिए 30%। इस पर प्रॉफिट क्या लिखा था, इस पर उन्होंने लिखा था कॉस्ट प्लस 15%, ऐसा लिखा था क्वेश्चन में, यानी ये वाला गुड्स तो सीधे 30% ऑन सेल पे बिकता है, तो इसमें तो सीधे 30,000 60,000 का प्रॉफिट आ गया। इसको मैं अंदर लिख देता हूं इनर कॉलम में। और जो ट्रांसफर किए 46,000, इस पे इन्होंने 30% नहीं कमाया, इस पर कितना कमाया इन्होंने 46,000, ये 115 है इंटू 15, तो 46,000 डिवाइड बाई 115 इंटू 15, 46,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 115, 6,000 रुपए। डिपार्टमेंट चैप्टर में भी याद करो, डिपार्टमेंट चैप्टर में हम ऐसे ही करते थे, एक जीपी का फॉर्मूला बताया था, जीपी डिवाइडेड बाय सेल एंड ट्रांसफर करते थे। तो अगर दोनों पे सेम रेट होती तो दोनों पे 30% लगाते, लेकिन एक पे 30% क्या बोला है होलसेलर्स के लिए, और इसके लिए अलग से कहा था व्हेन गुड्स सेंड टू ब्रांच
एट कॉस्ट प्लस 15%, तो ए से 66 आएगा। अब ये आ गया क्वेश्चन में, तो स्वाभाविक बात है कि जब ओपनिंग स्टॉक आ गया है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो गया, वेजेस हो गया, ओवरहेड हो गया, सब हो गया कंप्लीट, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ले आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13,000, 34,500, 1,08,500, 39,000, 66,000, 2,61,000, 2,61,000 ये हो गया। इसमें से हम 2,46,000 माइनस कर देते हैं, तो ये 15,000 रुपए का स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ गया। 9,200 प्लस 46,000 प्लस 19,560, ये हो गया 74,760 माइनस 65,200, तो 9,560 ये बैलेंसिंग फिगर। ये था कंसेप्ट आपका, तो यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो रहा था, मैं समझ गया। ठीक है, तो इन्होंने इसकी वर्किंग नीचे वर्किंग नोट में दिया, आप उस तरह से वर्किंग। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम आगे ले आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 66,019,560। ठीक है, यहां हम सब लगभग लिख चुके हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकल आएगा आपका? ये जो ब्रांच के पास गुड्स बचा है 9,560, डिपार्टमेंट में भी आजकल क्या करते थे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये तो बिक चुका होगा ऐसा मान लो, तो जो स्टॉक बचा है वो यहां से बचा है बस, और तो कोई गुड्स है नहीं इनके पास। एक ही गुड्स है, खुद तो बनाते नहीं है ना खरीदते हैं, सिर्फ एक ही गुड्स है इनके पास, वो है गुड्स फ्रॉम एचओ, इसी में से बचा होगा। तो इस 9,560 रुपए ये कौन सी प्राइस पर होगा? ये इनवाइस प्राइस पर होगा। इन्होंने गुड्स भेजा था कॉस्ट प्लस 15% पे, तो ये 15 से यहां है, और जब ये स्टॉक वापस एचओ की बुक्स में जाएगा तो ये इनवाइस प्राइस पे चले जाएगा। ये भी कौन सी प्राइस पर है? इनवाइस प्राइस पर है। तो इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है, कितना प्रॉफिट एलिमेंट है? 9,560 डिवाइड बाय 115 इंटू 15। ठीक है ना, ये 115 है, तो 9,560 डिवाइड बाय 115 इंटू 15, ये हो गया आपका 1247। तो बुक वालों ने क्या करा? 1200 और 1247 इन दोनों का नेट लिखा है, जबकि आपको ऐसा लिखना चाहिए, और इसका डबल इफेक्ट देना, क्योंकि एडजस्टमेंट है। एक बार यहां और एक बार जब बैलेंस शीट में आप ये स्टॉक लिखोगे दोनों, तो इन दोनों का स्टॉक जोड़ के और इसमें से क्या माइनस कर देना? 1247 रुपए। ठीक है, इस तरीके से बस कंप्लीट है मेरे हिसाब से क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ खास बात नहीं बची है। बुक में एक गलती और की हुई है, वैसे ये गुड्स इन ट्रांजिट होता है 1,500 रुपए गुड्स इन ट्रांजिट, लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट एक्चुअली इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया। आप समझो, गुड्स इन ट्रांजिट अपन ने यहां जोड़ दिया 1,500, जोड़ दिया ना, वरना ट्रायल बैलेंस में तो 44,500 थे, यहां हमने 1,500 जोड़ दिया तो ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो गया वो, तो इसके गुड्स इन ट्रांजिट पे अलग से रिजर्व नहीं निकालना पड़ा। अगर मैं यहां 44,500 लिखता तो 1,500 मुझे यहां अलग से लिखना पड़ता और 1,500 का स्टॉक यहां अलग से लिखना पड़ता, तो मुझे 2 बार स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ता। ये बैलेंसिंग फिगर से आया ना। अगर ये क्वेश्चन में दिया होता, ये अगर एक स्टॉक दिया होता, इसका मतलब वो स्टॉक तो जो एग्जिस्टिंग फिजिकल स्टॉक है वो, और फिर गुड्स एंड ट्रांजिट का गुड्स और आता, तो फिर मुझे यहां स्टॉक बढ़ाना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बैलेंसिंग फिगर आया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 1,500 इसमें इंक्लूड हो गए जो आखिरी एफआर में है। इसलिए मुझे अलग से स्टॉक रिजर्व गुड्स इन ट्रांजिट पर नहीं निकालना है, टोटल स्टॉक रिजर्व इतने ही आएगा। बस आप प्लस माइनस कर लेना, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट। और कोई डाउट आए तो मुझे बताइए आप, है ना। क्वेश्चन कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना, मैं फिर से पूरा क्वेश्चन सारे वापस करवा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने जितने भी होमवर्क दिए, 13 में प्रॉब्लम आई, 15, 16 और भी प्रॉब्लम आए, मुझे बता दो आप, क्योंकि स्टडी मटेरियल कवर करना इसलिए जरूरी है कि कई बार ऐसे में से क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि इतने टफ, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी करना चाहिए।